वेलकम टू स्टडी पाठशाला दोस्तों। तो आइए आज देखते हैं क्या खास खबरें हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 200 इंडियंस को भेजा है यहाँ पे और अमृतसर में मिलिट्री प्लेन लैंड हुआ है। तो इसको थोड़ा समझा जाएगा। और तमिलनाडु के गवर्नर न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है कि दे विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। तो देखेंगे इस मुद्दे को भी। और डब्ल्यू से यूएस के जाने का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, ये पहली बार नहीं है यूएस किसी इंटरनेशनल एंटिटी से बाहर हो रहा है। यूनेस्को से भी बाहर हो गया था। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसे दोनों को साथ में अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो देश आगे चलेगा। और वहीं सूडान सिविल वॉर से जुड़ी हुई कुछ बात को जानेंगे समझेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और फ्रंट पेज पे जो हमारे यहाँ खबर है दैट इज़ दिस। बहुत बड़े लेवल पे खबर आई है कि 200 इंडियंस को यहाँ पे वापस भेजा गया है। और ख़ास बात यह है कि ये मिलिट्री प्लेन से भेजा गया है। तो इसके पीछे का थोड़ा गेम समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो 200 इंडियंस इन्होंने वापस भेजे हैं, तो यूएस ने एक बात क्लैरिटी के साथ बता दी थी ट्रंप ने कि वो इन इलीगल माइग्रेंट्स को एलियंस, टेररिस्ट, क्रिमिनल्स ऐसे शब्दों से जो है उन्होंने इनको बुलाया था। और आप ये मान के चलेंगे कि भाई अब होगा क्या, कितने इंडियंस आएंगे। तो एस्टिमेटेड है समवेयर अराउंड 20,000 के अराउंड इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे वापस आ सकते हैं। इतने लोग जो हैं इलीगली यूएस के अंदर रह रहे थे। सो यूएस उनको आइडेंटिफाई करेगा और एक साथ जो है उनको बार बार भेजता रहेगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मिलिट्री प्लेन क्यों यूज़ हुआ। देखिए, ये जो मिलिट्री प्लेन आया है दैट इज C-17, ये इस प्लेन के थ्रू भेजा गया है। अब इस प्लेन को पर आवर ऑपरेट करने का खर्चा आता है $28,500। ओके। तो अगर आप फ्लाइट से भेजते तो नॉर्मल फ्लाइट से ये जो खर्चा है दैट इज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो यूएस 6 टाइम्स ज़्यादा पैसे खर्च क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है हमें। इसके पीछे का लॉजिक है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो यूएस यहाँ पे दे रहा है। किस तरीके की स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि यूएस अब अग्रेसिव होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, पहली चीज़। और कहाँ कहाँ पे अग्रेसिव होगा, चाहे वो पनामा का मामला हो, चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला हो, ठीक है। दोनों में ही यूनाइटेड स्टेट्स एग्रेशन जो है वो हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये ऑप्टिक्स आप समझिए कि ज़बरदस्ती ही ऐसे कोई मतलब विदाउट एनी रीज़न कोई मिलिट्री प्लेन्स के थ्रू डिपोर्ट नहीं किया करता। तो यूएस बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि इस टाइप की चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और आप अपने यहाँ पे सिचुएशन को बेटर कीजिए। मतलब इंडिया को ये बोला जाएगा कि इस तरीके से लोग आपके यहाँ से इलीगली निकल रहे हैं तो आप इनको स्टॉप कीजिए। ओके। सो ये एक मैसेजिंग है और वैसा ही कुछ सभी कंट्रीज़ के साथ वहाँ किया जा रहा है। कई कंट्रीज़ ने तो अलाउ ही नहीं किया कि मिलिट्री प्लेन के थ्रू आप डिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने अपने ही सिविलियन एयरक्राफ्ट्स वगैरह भेजे हैं। फिर अब वी हैव टू सी दिस, इंडिया को देखना होगा कि क्या हम मिलिट्री प्लेन्स के थ्रू ही अपने इंडियंस को वापस बुलाते रहेंगे या फिर हम भी उनके लिए कुछ फैसिलिटेट करेंगे या हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो जाएंगे। सो ये चीज़ होगी यहाँ पे देखने वाली है। बट लार्जर मैसेजिंग ये है कि यूएस जो है अब डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिटरीली भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा और उसके थ्रू जो है वो अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी चलाने वाला है। तो ये मैसेजिंग उन्होंने दी है। अब ये सवाल देखिए 2018 प्रीलिम्स का है। तो इन्होंने लिखा कि व्हाट इज़ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम सीन इन न्यूज़। तो ये किसका है। तो भैया ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो ये 2018 में न्यूज़ क्यों आया था, क्योंकि ये उस समय जो है कोरियन पेनिनसुला के अंदर इसे डिप्लॉय किया गया था। अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसराइल के अंदर भी इसे डिप्लॉय किया गया है। ठीक है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान देने होते हैं। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए, तो तमिलनाडु के गवर्नर साहब पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में ये जो गवर्नर और गवर्नमेंट का टसल है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है, सारी प्रॉब्लम है आर्टिकल 200 के अराउंड। और प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली इसके प्रोविजंस का, आप बोल सकते हैं कि इमेच्योरिटी के साथ यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का कोई भी बिल आता है, उस बिल को गवर्नर साहब यदि अप्रूवल दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये सिस्टम है हमारे यहाँ पे। अब बात ऐसी है, या तो वो असेंट देंगे या वो विद होल्ड करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई नहीं, अप्रूवल नहीं मिल सकता। एक और ऑप्शन होता है कि वो उसको रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के लिए जो है उसको रिजर्व करके रख लिया जाएगा उस पर्टिकुलर बिल को। अब पॉइंट ये है कि देर इज नो लिमिट मेंशन्ड फॉर प्रेसिडेंट टू डिसाइड। कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है। तो ऐसे में होता क्या है,
दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट इज नॉट डिसाइडिंग, प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर रहे। अगर प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर रहे तो रिजल्ट ये होगा वो बिल, वो कानून कभी लागू नहीं होगा और इससे होगा पॉलिसी पैरालिसिस। क्लियर? तो ये इस तरीके की चीज़ चल रही है। अब देखिए, हर बिल को तो आप जो है इस तरीके से राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए नहीं रख सकते हो, बट मेजरली यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बिल्स जो है इन्होंने राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रख लिए थे, इसलिए ये जो है बड़ी सरदर्दी बना था। अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अंदर चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये कोई पहली खबर नहीं है। पोलिटिसाइजेशन ऑफ जो है आपके गवर्नर की पोस्ट, ये चलता रहता है, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। अब ये सवाल देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर without intense political links and should not take part in the politics in the recent past। तो ये प्रीलिम्स 2019 का सवाल है। इन्होंने कहा कि ये सजेशन कौन सी कमेटी ने दिया था, तो ये सरकारिया कमेटी ने सजेशन दिया है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ कि भाई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। एमिनेंट पर्सन क्यों होना चाहिए? ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको रिस्पेक्ट कर सकें। पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिटिक्स ही खेलता रहेगा। तो यहाँ पे जो RN रवि साहब हैं, ही हैज़ बीन, यू कैन से, IB चीफ, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एसोसिएट रहे हैं, बट ही हैड बीन वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट। सरकार के साथ तो क्लोज रहे ही हैं यहाँ पे, बट ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि भी ये पॉलिटिक्स का पार्ट बनेंगे, लेकिन इस तरीके का खेल किया जा रहा है वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कमेटी मेंशन है, राजमन्नार कमेटी। अब देखो, ये राजमन्नार कमेटी जो है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी उस समय 1969 के अंदर। और इसने क्या क्या सजेशन दिए थे? इसने जो है सजेशन बड़े इंटरेस्टिंग दिए थे। इन्होंने कहा था कि पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज को अबॉलिश कर दो। ठीक, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो IAS IPS सेंटर जो है रिक्रूट करके भेज रहा है, वो भी स्टेट के प्रति लॉयल नहीं होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करते, वो एट द एंड ऑफ द डे सेंटर के साथ उनकी लॉयल्टी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये इनके सजेशन थे, तमिलनाडु से की सरकार ने जो है इस कमेटी को बनवाया था। तो ये ब्रॉडर आइडिया हमें लग गया कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए, एक और सवाल मैंने 2019 जो है प्रीलिम्स का यहाँ पे उठा के डाला है। सो इट टॉक्स अबाउट कि भाई गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यस, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक तो इलेक्शन के बाद होता है, ठीक है, पोस्ट इलेक्शन एक सेशन इस तरीके का ये करते हैं, और प्लस फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, जिसके अंदर सरकार की पॉलिसी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, उससे जुड़ी हुई बात जो है यहाँ पे बताई जाती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, देखिए, ये इस सेशन को एड्रेस करने के लिए गवर्नर का स्पीच होता है। ठीक, और बेसिकली वो गवर्नर स्पीच के अंदर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी मेंशन करती है और सरकार ही वो प्रिपेयर करके भेजती है कि भाई आप जो है इस तरीके से जाके बताइए कि हम ये करना चाहते हैं। अब ये भी मुद्दा जो है तमिलनाडु गवर्नर के केस में बोन ऑफ कंटेंशन बना था। क्यों बना था? क्योंकि अब देखो, गवर्नर के ऊपर कुछ भी बाइंडिंग नहीं है कि उनको वही बोलना है जो सरकार ने कह दिया। ठीक है, ये कोई भी इस टाइप की चीज़ बाइंडिंग उनके ऊपर नहीं होती गवर्नर साहब के ऊपर, बट स्टिल बोलना वही चाहिए। तो उन्होंने कुछ एक लेटर्स को स्किप कर दिया था यहाँ पे, या गवर्नमेंट ने भी जान करके वो वर्ड्स ऐड करवाए थे गवर्नर को परेशान करने के लिए, और अपने स्पीच के दौरान गवर्नर ने उनको स्किप कर दिया था। तो तब भी जो है बड़ी ये एक तरीके से सरदर्दी बनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमें। आगे चलते हैं। देखिए, WHO से US एग्जिट कर गया, तो इससे उन्होंने बोला कि ये ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को कैसे रीशेप करेगा। देखो, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 2019 का सवाल देखिए, उस समय जो है US ने विड्रॉ किया था यूनेस्को से। ठीक है, तो मेन मामला क्या हुआ था, यूनेस्को ने इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया था, और डोनाल्ड ट्रंप उस समय जो है प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा इजराइल को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, वी आर मूविंग आउट। तो सेम टाइप का सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है कि US अभी जैसे WHO से आउट हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ का? तो इम्पैक्ट मोर और लेस सेम ही है, मतलब वो जो आंसर आपने वहाँ लिखा था उसी टाइप का आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली चीज़ तो भैया पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि WHO का मेंबर जो होता है उनको फीस देनी पड़ती है, और US जैसा मेंबर जाएगा तो वो बाहर भी हो जाएगा, मतलब वो फिर फीस कम आएगी यहाँ पे। दूसरी बात, कंट्रीज अपने यहाँ से वॉलंटरली कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और US बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है, तो US आउट है, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी अब यहाँ पे नहीं होने वाला। सब्जेक्ट्स जो भी आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो इम्पैक्ट होंगे, टाइमली पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। और इतना नहीं होगा, देखिए इसके लिए ना जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी होगा यहाँ पे। मैं क्यों कह रहा हूँ जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का? बिकॉज US मूविंग आउट मतलब आप वहाँ पे एक वॉइड क्रिएट कर रहे हो, स्पेस क्रिएट कर रहे हो,
और उस वॉइड को कौन फिल करेगा? चाइना फिल करेगा। मतलब ये सारी इंटरनेशनल एंटिटीज़ को अब इन्फ्लुएंस करेगा चाइना अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब है जो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो ये नुकसान होगा हमें। ओके, तो WHO का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था, अभी ब्यूरोक्रेटिक है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, ये ग्लोबल इन्फेक्शन कोविड वगैरह रोक नहीं पाई, क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी मुद्दे चलते हैं कि उसको लेके कुछ खास कर नहीं पाई, और ये क्रिटिसिज्म जो है अक्सर जो है ये किया जाता है। अब इसके अंदर आप ये समझिए कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल चैलेंज ये आने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ ये WHO तक जाके रुकेगी नहीं बात, इसके अलावा भी और बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो भी तो बाहर हो सकता है। यूएस WTO से बाहर हो गया, फिर क्या होगा? ऑलरेडी जो प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है यूएस के अंदर, तो यूएस इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन WTO, फ्री ट्रेड के अंदर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये WHO तो सिर्फ एक स्टेप हो सकता है, इसके अलावा बाकी जगहों से भी यूएस आउट हो सकता है, ठीक है। एंड देर इज़ दिस राइजिंग यू कैन से नेशनलिज्म जो बिल्कुल विजिबल है हमारे यहाँ पे, और इस तरीके से आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हो और आप ग्लोबल इंटरेस्ट को भूल जाते हो। तो वो इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ के अंदर, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स हेल्प प्रोवाइड कर रहा था बहुत सी प्रॉब्लम से, TB है, HIV है, और सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। वो सारी चीज़ें एक तरीके से रुक जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। और वही चीज़ पॉइंट आउट की है। और ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो रिप्लेनिशिंग WHO फंड्स कंट्रीज इन एशिया अफ्रीका टू कोलैबोरेट एंड सप्लीमेंट WHO फंडिंग पोस्ट US एग्जिट। और ये जो है अब मौका है ब्रिक्स जैसे कंट्रीज़ के सामने कि वो यहाँ पे इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिफॉर्म करो सिस्टम को, अपने यहाँ पे ट्रेनिंग का सिस्टम बेटर लेके आओ, और एक्सपर्ट्स लेके आओ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ अगर आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो मेबली जो है सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मतलब उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमने ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया। अब ऑल्टरनेटिव के अंदर ये नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ जो है चाइना वहाँ पे जो है गेन करे, तो हमें भी, इंडिया को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर और इफेक्टिव रोल यहाँ पे प्ले करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द होल थिंग डिमांड्स। ओके, अब आगे चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी करेंसी से रिलेटेड होती है कि फ्लो ऑफ करेंसी कितना रहेगा, ठीक है, मेजरली। फिस्कल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है सरकार का, वो फिस्कल का मामला होता है। मतलब टैक्स रिलेटेड मामला जो है वो फिस्कल में फॉल करेगा, ठीक। अब देखो इन्होंने टैक्स रिबेट तो दे दिया, इनकम टैक्स कम कर दिया, बट इज इट सफिशिएंट? क्योंकि अब बात आ रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI की इनके ऊपर प्रेशर है कि आपको इंटरेस्ट रेट अब कम करना है। और इंडिया में अब ये टाइम आ गया कि जब इंटरेस्ट रेट कम किया जाना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ बीन ईयर्स, इतने सालों से हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करके रखी हुई है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है, आपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया, जिस वजह से लोन अभी भी कॉस्टली रहे, लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो ज़्यादा महंगी रही। सिर्फ इतना ही नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में कम थी, क्योंकि उनकी लोन की, होम लोन चल रहे हैं, कार लोन चल रहे हैं, वो महंगा चल रहा था काम उसके अंदर। अच्छा, कोई नया इन्वेस्टमेंट जो है, न्यू इन्वेस्टमेंट विल नॉट पिकअप, नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पिकअप होगा ही नहीं, ठीक। ये भी एक कमी देखने को मिली है। सो इसीलिए इन सब एस्पेक्ट्स को समझते हुए अब टाइम आ गया है कि यहाँ पे इसको थोड़ा कम किया जाए। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों यहाँ पे जो है अपने इसको कम नहीं कर रहा था, क्यों इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा था? तो सिंपल सा लॉजिक था, उनका मेन पॉइंट था कि भाई इन्फ्लेशन, वो कहते थे कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है अब मेजरली 5.6% पे पहुंच गया है, जो कि विद इन लिमिट्स हैं। तो RBI को टारगेट होता है ना, फॉर 4+-2 का टारगेट होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज इज 6। तो अब उससे नीचे आ गया, तो इट मीन्स दैट दिस इज द टाइम वेयर वी कैन मैनेज इट, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इन्फ्लेशन जो है अब लिमिट के अंदर आ गया है, तो आप इसको, इसके ऊपर एक चांस ले सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ बिंग हाईलाइटेड, ओके, एंड इट्स अ गुड थिंग। इसके ऊपर ज़रूर एक अच्छी खबर है ये हमारे लिए कि हम इस दिशा में थोड़ा सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ द की पॉइंट हेयर। और पॉलिसी कंट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट टारगेट हमारी तरफ 4.4% है, तो हम धीरे धीरे वो भी ठीक कर रहे हैं। तो FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिलता है कि हम ज़रूर से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, या फिर आपको अपने रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्पेंडिंग मैनेज करनी है। तो
उसी डायरेक्शन के अंदर सिस्टम चलेगा और वी शुड बी हेडिंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। ज़रूर ये किया जाना चाहिए, तभी इकोनॉमी रिवाइव होगी, तब इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव होगी, तभी तो ये जो 12 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना, इसकी जो छूट मिली है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो पाएगा ना। क्योंकि हम ये चाहते हैं भी या तो लोग स्पेंड करेंगे या लोग जो हैं अपने यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करेंगे तो वो भी पैसा बैंक में जा रहा है, स्पेंड करेंगे तो उस पर जो है टैक्स मतलब जीएसटी सरकार कलेक्ट करेगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रिवाइव होने वाली है। तो काफ़ी ज़रूरी है कि इस समय जो है लोन वगैरह के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी कम किए जाएं, थोड़ा बर्डन और कम किया जाए, तब जाके जो है सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी यहाँ पे। क्लियर। चलिए आगे अब बात करते हैं सूडान के अंदर सिविल वॉर सिचुएशन। अब देखो सूडान के अंदर सिविल वॉर क्या है। बेसिकली वहाँ की आर्मी, सूडान आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, और वहाँ की आरएसएफ वहाँ की पैरामिलिट्री है, उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, दो मिलिट्री चीफ, एक पैरामिलिट्री का चीफ और दूसरी तरफ आर्मी का चीफ आपस में लड़ रहे थे। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट में क्या चीज़ हुई कि जो पैरामिलिट्री है वो थोड़ी पीछे हटती जा रही है, मतलब सूडानीज आर्मी का कुछ गेन हुआ है वहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हाईलाइटेड हियर। ठीक है, लेकिन वायलेंस तो उस कंट्री में हो ही रहा है। तो ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है जहाँ वायलेंस हो रहा है, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर जहाँ वायलेंस रिपोर्ट हुआ है। अब देखिए ज़रा इस सवाल को, ये है प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछा कि इनमें से कोंगो बेसिन का कौन पार्ट है, कंट्रीज मेंशन है और बोला है कि कोंगो बेसिन का पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो कोंगो बेसिन आपका यहाँ से जा रहा है। ओके, तो डेफिनेटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो तो होगा ही। तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज भी आपको मालूम होनी चाहिए, अंगोला, गबोन, ब्रुंडी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डीआरसी हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, रवांडा, तंजीनिया, जाम्बिया। ठीक है, तो अब ये सिर्फ इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइप के क्वेश्चन का कि हमें पता लग गया कि जो भी एरिया न्यूज़ में है। अब देखो यहाँ पे सवाल ये सूडान से रिलेटेड है, सूडान के आसपास नाइल रिवर है, तो हमें पता होना चाहिए कि नाइल रिवर के जो बेसिन है उसमें कौन से कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने यहाँ पे कोंगो रिवर का पूछा है, बिकॉज कोंगो वॉज इन न्यूज़, तो कोंगो रिवर का पूछा है तो दे कैन आस्क अबाउट द नाइल रिवर एज वेल, एंड वी नीड टू बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस। उसके लिए हमें क्लैरिटी के साथ जो है प्रिपरेशन रखनी होगी। ठीक है, सो दिस इज द होल थिंग दैट वी हैव फॉर टुडेज क्लास। सो दैट्स इट फॉर द डे, मतलब इसकी वजह से आंसर जो है आपका ये ए कैमरून हो जाएगा। ओके, सो चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे देन, थैंक यू वेरी मच।